नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय या रेखीय समाकलन नियम, एम्पियर्स सर्किटल और लाइन इंटीग्रल लॉ। आपने फ्रेंड्स एम्पियर्स सर्किटल लॉ ये जो शब्द है ये कई बार सुना होगा अपने टीचर से कि 12th फिजिक्स में एम्पियर सर्किटल लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक बहुत कुछ मिलता जुलता है हमारे फर्स्ट चैप्टर में जो हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस की प्रमेय पढ़ी थी। उससे आपने जैसे गॉस लॉ की सहायता से कई सारी कंडीशंस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की है, वैसे ही आज हम जो पढ़ने वाले हैं एम्पियर लॉ, इस एम्पियर के लॉ से भी आप कई सारे केसेस में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। जैसे गॉस लॉ हमारे लिए वहां ज्यादा उपयोगी हो जाता है जहां हम जो गॉसियन प्रश्न लेते हैं वो एक सममित प्रश्न लेते हैं। तो आपने इस चीज को गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस जो देखे थे उसमें देखा था कि यदि हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमको गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस की आवश्यकता होगी। इसलिए जब वहां सरफेस होता है तो वहां सरफेस इंटीग्रल होता है, पृष्ठीय समाकलन होता है। आज के इस टॉपिक में जो कि एम्पियर का लॉ है, इस एम्पियर लॉ में आपको जैसे हम वहां एक सममित पृष्ठ लेते थे वैसे यहां पर आप एक वक्र लेंगे, सममित वक्र लेंगे और उस वक्र का फिर हमको करना पड़ेगा समाकलन। इसलिए यहां पर होने वाला है लाइन इंटीग्रल। इसीलिए आपने इस नियम को एम्पियर्स लाइन इंटीग्रल लॉ भी यहां लिखा देखा है, या ऊपर वाली हेडिंग में लिखा था एम्पियर का रेखीय समाकलन नियम। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी है। आसान ऐसा है कि जब आपने गॉसेस लॉ देखी थी तो गॉसेस लॉ बहुत सिंपल शब्दों में गॉस के द्वारा बताया गया एक ऐसा लॉ था जो बहुत उपयोगी था। तो ऐसे ही एम्पियर ने जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न हो रही है वो किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न होती है। तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसमें बहुत ही सिंपल शब्दों में, इस बहुत ही सिंपल इक्वेशन के द्वारा एक संबंध स्थापित किया जिसे हम एम्पियर का सर्किटल लॉ कहते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये नियम क्या कहता है, किसी बंद वक्र के अनुदिश, देखिए अब वक्र शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, वक्र शब्द में पृष्ठ नहीं आता है, पृष्ठ और वक्र, वक्र मतलब आपने एक लाइन खींची है,
जो आड़ी टेढ़ी भी हो सकती है, और बंद है मतलब पूरी क्लोज्ड, जहां से शुरू करी वहीं पर उसको खत्म कर दिया, तो वो बंद कहलाएगा। तो किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन, अब रेखीय समाकलन इसलिए है क्योंकि इस वक्र के अनुदिश हो रहा है, रेखा के अनुदिश हो रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का जो रेखीय समाकलन है, उस वक्र, जो भी हमने वक्र लिया है, उस वक्र के अंदर निहित धाराओं, अब धाराओं शब्द का प्रयोग हो गया तो एक से ज्यादा करंट भी हो सकता है। यदि एक से ज्यादा करंट होगा तो फिर आपको टोटल करंट की आवश्यकता होगी, और टोटल करंट हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जितने करंट उस वक्र के अंदर है वो सभी एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। यदि सभी एक ही डायरेक्शन में है, सबकी डायरेक्शन सेम है, तो टोटल करंट आप उनको जोड़कर निकालेंगे, उनका सम जो होगा वो टोटल करंट होगा। लेकिन यदि उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर प्लस माइनस का खेल यहां पर चलेगा। तो आप किसी एक डायरेक्शन को प्लस मान लीजिए और दूसरी को जो उसके अपोजिट है माइनस, और फिर आप उसको सॉल्व करिए, जो भी आपका जाएगा वो टोटल करंट कहलाएगा। तो इस प्रकार बनेगी हमारी निहित धाराओं के बीजीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। ये तो वर्ड टू वर्ड जो लिखा था मैंने बता दिया। अब देखिए इसको, इस इक्वेशन समझते हैं कि ये इक्वेशन जो यहां लिखी हुई है इसी को शब्दों में ये लिखा है। तो ये जो साइन है ये समाकलन का है, dl लिखा हुआ है मतलब लंबाई के सापेक्ष समाकलन है। लंबाई के सापेक्ष जो समाकलन होता है उसको रेखीय समाकलन कहते हैं। ये जो ऐसा गोल निशान है इसका मतलब है बंद वक्र, मतलब जो लंबाई ली है हमने वो पूर्णतः बंद ली है। तो उस बंद लंबाई जिसको हम बंद वक्र कह रहे हैं, उस बंद वक्र के अनुदिश हमने किसका समाकलन किया, इस बी का। ये बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये लिखा है किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र जो हमारा है के अंदर निहित धाराओं के बीजीय योग। ये जो आई है, इस आई का मतलब है उस वक्र के अंदर निहित सभी धाराओं का योग। अब योग का मतलब हमेशा जोड़ना नहीं है, मैंने पहले भी कहा। यदि सारे करंट एक ही डायरेक्शन में है तो आप जोड़ दीजिए, लेकिन यदि कुछ एक डायरेक्शन में कुछ उसके अपोजिट है तो जो अपोजिट है उसमें किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेकर दूसरे को नेगेटिव ले लीजिए और फिर उन सब का आप टोटल फाइंड कर लीजिए। जो उसका टोटल होगा वो कहलाएगा बीजीय योग, जो कि हमने यहां दिखाया है आई से। तो उस बीजीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। ये म्यू नॉट क्या चीज है, तो म्यू नॉट का मतलब है वायु निर्वात की चुंबकनशीलता। जैसे एप्सिलॉन नॉट होती है विद्युतशीलता किसकी, वायु निर्वात की, क्योंकि नॉट लगा है। ये जो नॉट शब्द है ये बताता है वायु या निर्वात। वैसे ही म्यू चुंबकनशीलता होती है। चुंबकनशीलता को हम उस मीडियम की परमिएबिलिटी भी कह सकते हैं, मतलब उसमें से कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, ये उस माध्यम की कैपेसिटी मान लीजिए आपकी, वो अपने अंदर से कितना चुंबकीय क्षेत्र को गुजरने देगा या नहीं गुजरने देगा, उसके प्रभाव को बढ़ाएगा या कम करेगा। ये सब डिसाइड किससे होता है, उसकी चुंबकनशीलता से। तो यहां पर वो मीडियम क्या लिया है हमने, वायु या निर्वात, इसलिए ये नॉट लगा है। तो म्यू नॉट का मतलब वायु निर्वात की चुंबकनशीलता। तो ये जो आपको यहां पर दिख रहा है ये इक्वेशन हमको किसने दी, एम्पियर ने। और इस इक्वेशन के द्वारा उसने हमको जो करंट हमने किसी वायर में प्रवाहित किया, सप्लाई किया, उस करंट के सप्लाई होने से जो आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, तो उस करंट और चुंबकीय क्षेत्र में हमको एक संबंध बता दिया। तो अब आप इस इक्वेशन के द्वारा बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे
कि आप गॉस के एप्लीकेशन करते थे और वहां ई की वैल्यू फाइंड करते थे, वैसे ही इस इक्वेशन के द्वारा हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे आगे जो हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। अभी तो ये जो इक्वेशन यहां लिखी है हम इसको प्रूफ करके लाएंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चुंबकीय क्षेत्र लेना पड़ेगा, फिर उसका करना पड़ेगा रेखीय समाकलन। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये हमको तब मिलेगा जब हम एक वायर में करंट सप्लाई करें। तो हमने मान लिया यहां पर एक स्ट्रेट वायर XY सीधा धारावाही चालक तार। अब इस सीधे धारावाही चालक तार में हमने प्रवाहित की है I धारा। इस I धारा के इसमें सप्लाई होने से आसपास उत्पन्न हो गया है चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम चुंबकीय बल रेखाओं से दर्शा सकते हैं और हमने पहले दिखाया भी है। और मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इस प्रकार जब किसी वायर में आप करंट सप्लाई करते हैं तो इस प्रकार चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि ये चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा दिखाया गया है। तो अब आप ये मान लीजिए कि हमने इसमें किसी एक बल रेखा को चुन लिया, ठीक है, और फिर उसको जूम करके हम दिखा रहे हैं। तो ये हम किसी एक बल रेखा को चुन लिए हैं और उसको जूम कर लिया है। तो ये तार मोटा हो गया, बल रेखा मोटी हो गई। तो हमने मान लिया कि इस तार के पॉइंट O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, जो कि उस बल रेखा पर आ रहा है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसा कहें कि तार के पॉइंट O से R दूरी पर कोई बिंदु P था। तो इस बिंदु P से जाने वाला ये हमने एक बंद वक्र बनाया। बंद वक्र मतलब एक ऐसा मान लो कि हमने इस तार के चारों तरफ एक धागा ऐसा घुमाकर यहां ले आए हैं, जिसने इस तार को चारों तरफ से घेर लिया है। तो ये जो धागा जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, इस वक्र की हम कल्पना कर रहे हैं, ये वक्र उस चुंबकीय बल रेखा जैसा है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा एक बंद वक्र बनाती है। और डायरेक्शन ये आप एरो देख ही पा रहे हैं। तो आप किसी भी पॉइंट पर यदि डायरेक्शन लेंगे तो इसके स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। आपको याद है हमने एक ऐसा नियम देखा था कि आप यदि अंगूठे की डायरेक्शन में इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा को माने, तो ये जो उंगलियों की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इस प्रकार हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन होती है। तो ऐसे ये चुंबकीय बल रेखा की डायरेक्शन है। तो आप किसी पॉइंट पर यदि हम देखेंगे तो वहां स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन होगी वही होगी हमारी इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो हमने यहां वो पॉइंट लिया है P, जिसकी तार से दूरी है R, और इस वक्र पर हमने एक अल्पांश ले लेना है dl लंबाई का, क्योंकि अब हम उस अल्पांश की सहायता से इस पूरे वक्र का करने वाले हैं रेखीय समाकलन। ठीक है, तो देखिए माना XY एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार, जिसमें ये चित्रानुसार कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है। तार के बिंदुओं से R दूरी, लंबवत दूरी R पर कोई बिंदु P है, ये P आ गया। अब इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये मैं कहां से लिख रहा हूं, तो हमने जो स्ट्रेट वायर सीधे तार के कारण, सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का डेरिवेशन पहले कर लिया है। ये उसका आंसर है, वो हम यहाँ लिख रहे हैं, μ0/4π 2I/r। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 से ये 4 कर दो कैंसिल, यहाँ बचेगा μ0, यहाँ बचेगा I, यहाँ बचेगा 2π और I। तो μ0I/2πr, ये b की वैल्यू आ गई। अब इस b का करना है हमको रेखीय समाकलन। तो इसके रेखीय समाकलन करने के लिए हमने इस पॉइंट P के चारों तरफ इस वक्र की, बंद वक्र की कल्पना की। इस P की डायरेक्शन देखी, डायरेक्शन कहाँ मिली हमको, स्पर्श रेखा की दिशा में। और फिर इस P के पास हमने माना एक अल्पांश dl। ऐसा देखिए, ये वाला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसा है, ये पेन मान लो तार है, चारों तरफ से हमने ये एक वक्र बनाया है। और ये वाला जो फिगर है ये हम ऐसा दिखा रहे हैं, यहाँ ऐसे ऊपर से। तो ये O पॉइंट जो है, ये इस वायर जो सीधा ऊपर जा रहा है, ये चारों तरफ जो लिया वो ये वाला बंद वक्र है।
तो ये P पॉइंट, ये स्पर्श रेखा की दिशा B की डायरेक्शन है और ये P के पास ले लिया हमने एक अल्पांश जिसकी लंबाई है dl। ठीक है, तो ये हमने जो B निकाला है यहां लिखा है, देखिए इसकी दिशा r त्रिज्या, इसकी दिशा जो है वो r त्रिज्या के, ये r त्रिज्या के बिंदु P से होकर जाने वाले इस वृत्तीय मार्ग की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। अब हम क्या करना है, अब इस बंद वृत्तीय मार्ग पर बिंदु P के समीप ये ले लिया हमने dl लंबाई के अल्पांश जिसकी दिशा कहाँ होगी, इसी B की डायरेक्शन में, और इस बंद वक्र के अनुदिश हम करने वाले हैं B का रेखीय समाकलन, क्योंकि ये हमको लेकर चलना है। और फिर इसका आंसर अगर ये आ गया तो फिर आपने एम्पियर का नियम प्रूफ कर लिया। तो आपने ये लिया B dl, ये बंद वक्र। अब इस वेक्टर B डॉट वेक्टर dl को जब आप फुल फॉर्म में लिखेंगे तो बन जाएगा B dl cos थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि थीटा होता है B और dl के बीच का एंगल। ये B की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन dl की भी है, तो दोनों के बीच के एंगल होगा 0। cos 0 की वैल्यू जाएगी 1, बचेगा B और dl। तो अब इस B की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब क्या करें, तो अब आप देखो, आपको यदि कुछ कांस्टेंट दिख रहा है तो उसको बाहर कर दो। तो म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, आर रेडियस त्रिज्या है, तो कांस्टेंट तो सब बाहर हो गए, बचा केवल अंदर क्या, dl। dl क्या है, इस वृत्ताकार मार्ग का छोटा सा भाग जिसको हम अल्पांश कह रहे हैं। यदि करें हम इसका इंटीग्रेशन तो ये पूरा, ये परिधि आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो dl का जब आपने किया इंटीग्रेशन तो ये आ गई पूरी परिधि जिसकी वैल्यू होगी 2 पाई आर। तो आपने ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कर दिए कैंसिल, क्या बच गया, म्यू नॉट आई। तो वेक्टर B डॉट वेक्टर dl का बंद वक्र के अनुदिश जब आपने किया रेखीय समाकलन तो आंसर क्या आ गया, म्यू नॉट आई। ये जो म्यू नॉट आई है यही तो एम्पियर का नियम था, यही तो हमको सिद्ध करके लाना था। तो इस प्रकार आपने इस बहुत ही सिंपल डेरिवेशन के द्वारा एम्पियर का सर्किटल लॉ प्रूफ कर दिया है। अब इसमें एक चीज और आप याद रखिए कि जैसे हमने किया वेक्टर B डॉट वेक्टर dl, यदि वेक्टर E डॉट वेक्टर dl हमसे पूछा जाता तो आंसर आता 0। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि जब आप करेंगे वेक्टर E डॉट वेक्टर dl तो जाएगा E dl cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा ये लंबवत बाहर की ओर होती है। B की डायरेक्शन कहाँ थी, इसके स्पर्श रेखा में। E की कहाँ होगी, यदि यहाँ हम इस O पॉइंट पर कोई आवेश रख लें तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसकी डायरेक्शन O से P की ओर, बाहर की ओर होगी, और dl हमारा होगा इसके अनुदिश। तो dl और E पड़ेंगे दोनों परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये आंसर कितना जाएगा, 0। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि गॉस की प्रमेय में तो 0 नहीं था। हाँ, क्योंकि वहां dl नहीं था, वहां dA होता था जब हमने एप्लीकेशंस किए थे ना। हाँ, तो वहां dA होता है। dA का मतलब होता है जब हम इसको एक पृष्ठ लेते हैं, अभी ये लिया है हमने वृत्त, वहां लेते हैं हम गोला, तो गोले का जो पृष्ठ का सूक्ष्म भाग लेते हैं, तो क्षेत्रफल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन भी तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो उस स्थिति में ये बाहर की ओर क्षेत्रफल की डायरेक्शन थी, बाहर की ओर E की डायरेक्शन, तो दोनों एक ही दिशा में होते हैं और cos 0 की वैल्यू बन जाती है। लेकिन यदि हम लंबाई के सापेक्ष करें, इस वक्र, ये जो वक्र है इसकी dl लंबाई के लिए करें तो E की डायरेक्शन होगी लंबवत इस dl के, और उस समय वैल्यू जाएगी 0। तो इस प्रकार आज हमने देख लिया है एम्पियर का सर्किटल लॉ। अब हम इसके करेंगे कुछ एप्लीकेशंस अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसके बहुत अच्छे नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मिलेंगे, तब तक बहुत मन लगाकर पढ़ाई करिए। नमस्कार।